हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेप सेकंड सेमेस्टर के अंडरस्टैंडिंग इंडिया का टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग इंडिया के सब्जेक्ट के बारे में। उसमें हम यूनिट 4 को कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे लैंग्वेज एज कल्चर एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स टू डिफरेंट कल्चर्स एंड सोसाइटी। लैंग्वेज कल्चर को कैसे दर्शाता है, कल्चर लैंग्वेज को कैसे दर्शाती है, उसके बारे में बात करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो वीडियो नंबर 2 होगी। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो लैंग्वेज इज नो जस्ट अ टूल फॉर कम्युनिकेशन। हम मानते हैं कि लैंग्वेज एक टूल नहीं है, एक तरह से जरिया नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन का ही नहीं बल्कि हमारी सोल है, सोल ऑफ कल्चर एंड फाउंडेशन ऑफ सोशल आइडेंटिटी है, कि जिससे हमें पता चलता है कि हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, वो भी चीज़ दर्शाती है। लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी को भी फाउंड करती है, हमारी आइडेंटिटी को भी दर्शाती है और दूसरों के सामने, है ना। इट शेप हाउ पीपल थिंक, ये हमें बताती है, आकार देती है कि लोग कैसे सोचेंगे। हमारी लैंग्वेज कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं और हम अपने ट्रेडिशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम अपनी भाषा के ज़रिए उसको बता सकते हैं ना। और वैल्यूज़ और वर्ल्ड व्यूज़ को, कि हमारा जो वर्ल्ड को देखने का नज़रिया है वो कैसा है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज कल्चर एंड सोसाइटी इज़ डीपली इंटरवोवन। हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज सोसाइटी और एक तरह से सोसाइटी का, लैंग्वेज कल्चर और सोसाइटी का जो रिलेशनशिप है वो इंटरवोवन है, एक दूसरे में समाहित है, सम्मिलित है, एक दूसरे में मिला हुआ है ना। लैंग्वेज हमारे कल्चर को दर्शाती है और दोनों ही चीज़ हमारी सोसाइटी को भी दर्शाते हैं। सोसाइटी हमारी लैंग्वेज और कल्चर को दर्शाती है, तो ये एक तरह से इंटरवोवन है, जुड़े हुए हैं, है ना, बंधे हुए हैं। सो दीज इन्फ्लुएंसिंग हिस्ट्री, आइडेंटिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन, की कैसे हमारी सिविलाइजेशंस हुई हैं। पहले हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तब कैसी लैंग्वेज थी, तब साइन लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ करते थे ना, उस सिंबॉलिक पिक्चर्स के थ्रू करते थे जो आज तक नहीं समझ पाए हैं। फिर उसके बाद और सिविलाइजेशंस आई और लोग आए, है ना, आर्यंस आए, तो कैसे-कैसे हमारी जो लैंग्वेज है उसमें चेंजेस आया, हमारी हिस्ट्री को, हमारी आइडेंटिटी और इन सब चीज़ों को दर्शाती है हमारी भाषा। सो लैंग्वेज इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर। लैंग्वेज एक प्रतिबिंब कैसे है कल्चर का, लैंग्वेज को कैसे बोल सकते हैं कि हमारे कल्चर को दर्शाता है। सो बात करते हैं लैंग्वेज कैरीज द हिस्ट्री। हमारी जो लैंग्वेज होती है उसमें हमारी हिस्ट्री बसी हुई होती है ना। कि हम जैसे हम पढ़ते हैं संस्कृत के बारे में। संस्कृत के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इंडिया की जो इंडिजीनियस जो लैंग्वेज बोली जाती थी, जो पहले संस्कृत ही आती थी, और ये नॉर्मल वाली संस्कृत नहीं जो आज आप पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट संस्कृत थी जो आप बोल भी नहीं पाओगे अभी, है ना? सो लैंग्वेज जो है हमारी हिस्ट्री को कैरी करती है, मतलब दर्शाती है, बिलीफ को, हमारे बिलीफ्स क्या हैं और हमारे कस्टम्स को, जो हमारे चीज़ें हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, उन सबको दर्शाती है। इट एनकोड्स, ये हमें एक तरह से कन्वर्ट करती है हमारे सोशल नॉर्म्स को, कि लैंग्वेज के ज़रिए ही हम अपने सोशल नॉर्म्स को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे जो मानदंड हैं, हमारे जो रूल्स हैं क्या हैं हमारी सोसाइटी में, ट्रेडिशंस क्या हैं, और द वे अ कम्युनिटी परसीव द वर्ल्ड। कल्चर की कम्युनिटी कैसे परसीव करती है पूरे संसार को, क्या देखती है कि वर्ल्ड कैसा है, वर्ल्ड के बारे में क्या दर्शाती है, तो वो लैंग्वेज के थ्रू हम कर सकते हैं। सो लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी, ये इसका पार्ट है। सो लैंग्वेज प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज। लैंग्वेज जो है वो कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखती है। हम अपनी लैंग्वेज के ज़रिए हम अपने कल्चर को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको संभाल के रख सकते हैं ना। जैसे कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट है ना, एक्सटिंक्ट है या एंडेंजर्ड है, जो खत्म हो गई है या फिर होने वाली हैं, तो वो खत्म हो जाएँगी तो उससे क्या होगा? वो खत्म होने का मतलब क्या है कि उस जो लैंग्वेज के जो लोग हैं वो एक तरह से नहीं रहे या बहुत कम हो गए हैं, जिसकी वजह से वो बढ़ नहीं पा रही है, जिसकी वजह से वो लैंग्वेज है वो दर्शा नहीं पा रहा है कोई, है ना? सो लैंग्वेज हमारे कल्चर हेरिटेज को प्रिज़र्व करके रखती है, हेल्पिंग क कैसे करती है? जैसे हम बताते हैं ना एक-दूसरे को, हम अपनी जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बताते हैं, हमारे आप दादा-दादी के साथ बैठते होंगे अपने, तो वो आपको ज़रूर आपको कुछ स्टोरीज़ बताते होंगे, आपके परिवार से रिलेटेड कुछ कहानियाँ या फिर कुछ ऐसे चीज़ें बताते होंगे जो आपने नहीं सुनी होगी, जो आपको नहीं पता होगा, तो वो हमारी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा क्या करता है, दर्शाता है, हमारे मिथ्स को, हमारे रिचुअल्स कैसे हैं, हम उनको पास आउट कर सकते हैं, पास डाउन कर सकते हैं, किससे, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो इंडिजीनियस लैंग्वेजेस होल्ड यूनिक नॉलेज सिस्टम। जो हमारे इंडिजीनियस लैंग्वेजेस हैं, इंडिजीनियस मतलब जो पुरानी जो लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर जो लैंग्वेजेस, जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो कहीं और से नहीं आई, जो इंडिया से ही उत्पन्न हुई है, जैसे आप बोल सकते हो संस्कृत, तो ये हमारे इसको यूनिक नॉलेज सिस्टम को भी दर्शाता है। आपने देखा होगा आपके जो पुराने ग्रंथ हैं वो मोस्टली किसमें लिखे हुए हैं, संस्कृत में ही लिखे हुए हैं ना। सो दीज इंक्लूड ट्रेडिशनल मेडिसिन। आप देखो मेडिसिन के बारे में आपको मिलता है किसमें, जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट हैं, हमारे टेक्स्ट हैं उनमें, है ना, मेडिसिन के बारे में मिलता है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में मिलता है और एनवायरमेंटल विजडम के बारे में मिलता है, कि एनवायरमेंटल के प्रति हमारी क्या कर्तव्य होना चाहिए ना। फिर उसके बाद है सैफियर वुल्फ
हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट लैंग्वेज शेप्स थॉट और मीनिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड में परसीव रियलिटी डिफरेंटली। तो सैफियर-वुल्फ ने हाइपोथेसिस दी थी, अपनी थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया था एक पर्सन की लैंग्वेज उसके इन्फ्लुएंस, उसकी थिंकिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो ये जो हाइपोथेसिस थे वो किसके द्वारा दिया गया था? एडवर्ड सैपिर के द्वारा दिया गया था। एडवर्ड सैपिर के द्वारा दिया गया था इन 1929, 1929 में, 1929 में दिया गया था। सो इन्होंने बोला था कि इन जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारे थॉट्स को कैसे एक तरह से चेंज करती है, शेप करती है, उनको आकार देती है। मीनिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, कि आपके जो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप जो कुछ और मीनिंग निकालते हैं किसी वर्ड्स का, और कुछ मीनिंग्स दूसरे कल्चर में अलग होते हैं ना। तो ये हमें क्या करती हैं? मीनिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड में परसीव रियलिटी डिफरेंटली, कि हम जो रियलिटी है उसको अलग नज़रिए से देखते हैं, हमारी अलग थिंकिंग होती है, बाकी दूसरे कल्चर के लोगों की अलग थिंकिंग होती है। इससे हमें क्या करती है? डिवाइड करती है एक कल्चर से दूसरे कल्चर को। और क्या? लैंग्वेज। सो लैंग्वेज एंड वर्ल्ड व्यू। तो लैंग्वेज और वर्ल्ड व्यू क्या है? लैंग्वेज कैसे हमें एक तरह से दर्शाती है, हम कैसे संसार को देखते हैं, कैसे उसके बारे में सोचते हैं। सो ईच लैंग्वेज हैज़ यूनिक वर्ड्स एंड एक्सप्रेस दैट रिफ्लेक्ट कल्चर प्रायोरिटीज़, की हर लैंग्वेज में कुछ ऐसे यूनिक वर्ड होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं जो उनकी कल्चर को, कल्चर प्रायोरिटीज़ को दर्शाती हैं। जैसे संस्कृत में हमें स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स के बारे में ज़्यादा देखने को मिलता है, जो हमें फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन के बारे में ज़्यादा जानकारी देती है, उस पर ज़्यादा एम्फोसाइज करती है। हमने देखा है उसमें वेदा के बारे में, उपनिषद के बारे में, है ना, वेदांत के बारे में, इनके बारे में, अर्थशास्त्र वगैरह, इन सब में संस्कृत में जो लिखे हुए हैं उन सब के बारे में हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही जो जापानीज लैंग्वेज है जिसमें कोमोरेबी मीनिंग सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू लीव्स, कि कोमोरेबी क्या होता है? सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू लीव्स, की सनलाइट जो आ रही है लीव्स के, मतलब लीव्स को भी फिल्टर करके, एक तरह से लीव्स के अंदर से जो सनलाइट आ रही है, तो रिफ्लेक्टिंग अ पोएटिक एप्रिसिएशन ऑफ नेचर। तो ये क्या कर रहा है इससे? कोमोरेबी, इसका जो देखो इंग्लिश में क्या है? सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू लीव्स, बट अगर हम जापानीज देखें तो कोमोरेबी, तो कितना चेंज हो गया ना। कोई आप रिलेट कर पा रहे हो? नहीं ना। सो ये क्या है? पोएटिक एप्रिसिएशन कर रहा है, मतलब पोएटिक एप्रिसिएशन कर रहा है नेचर का, कैसे सनलाइट आ रही है जो फिल्टर हो रही है बिल्कुल लीव्स में से, है ना। सो उसके बाद है जर्मन। तो जर्मनी में कैसे होता है? जर्मन लैंग्वेज में, जर्मन हैज स्कैडन फ्रूड, है ना, स्कैडन फ्रूड मीनिंग जॉय फ्रॉम अदर्स मिसफॉर्च्यून। स्कैडन फ्रूट क्या होता है? कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो किसी के दुर्भाग्य से, है ना, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो कि किसी के साथ गलत हुआ। सो दिस रिफ्लेक्टिंग डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट इन लैंग्वेज। तो ये हमें क्या दर्शा रहा है? कि वो ऐसे वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, मतलब बहुत सारे एक तरह से उनकी जो साइकोलॉजिकल इंसाइट्स हैं, जो वो सोचते हैं, उनके बारे में दर्शा रहा है ये, है ना। सो लैंग्वेज है ये। सो उसके बाद है लैंग्वेज एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोसाइटी। तो लैंग्वेज बिल्डिंग ब्लॉक कैसे है सोसाइटी का? तो लैंग्वेज सर्व्स द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, गवर्नेंस एंड नॉलेज ट्रांसमिशन। तो लैंग्वेज एक तरह से क्या दर्शाता है? फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, की ह्यूमन एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है। हम हिंदी बोलते हैं, हम ज़्यादा कनेक्शन किससे लगा पाएंगे? किस, फॉर एग्जाम्पल हम फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, अगर वहाँ पे कोई हिंदी नहीं बोला तो हम उसके साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे एज कम्पेयर टू जो हमें हिंदी बोलने वाला मिल गया ना। और हमारी गवर्नेंस को दर्शाता है। आप बातचीत भी अगर आपको गवर्नेंस करनी है, अगर आपको राज करना है ना, अपनी बातें समझानी है, तो वो कैसे समझा पाओगे? जो अगर आप हिंदी बोल रहे हो और आपके सामने इंग्लिश या फिर दूसरी लैंग्वेज के कोई एक तरह से जो सुनने वाले लिसनर्स हैं। तो लैंग्वेज जो है वो फाउंडेशन करती है, मतलब सर्व करती है फाउंडेशन फॉर ह्यूमन कनेक्शन, गवर्नेंस एंड नॉलेज ट्रांसमिशन, की आप नॉलेज भी तभी ट्रांसमिट कर पाओगे अच्छे से, तभी अपने ज्ञान को दर्शा पाओगे जब एक आपके पास जरिया होगा, सही जरिया होगा। सो इसमें क्या है? लैंग्वेज एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो हायरार्की एंड पोलाइटनेस। तो हायरार्की होती है कुछ लैंग्वेजेस में, हायरार्की इन द सेंस की स्टेप्स होते हैं कि आपको कैसे बोलना है, किस तरह से बोलना है। फॉर एग्जांपल रिच पीपल जो हैं वो अलग तरह से बोलेंगे, जो मिडिल क्लास के वो अलग तरह से। तो ऐसे करके हायरार्कीज बना रखी है लैंग्वेज में। मैनी लैंग्वेज एग्जांपल कोरियन, हिंदी, फ्रेंच है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्पीच लेवल्स रिफ्लेक्टिंग सोशल हायरार्की। तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जैसे कोरियन है, हिंदी है, फ्रेंच है, इसमें क्या बना रही है? फॉर्मल और इनफॉर्मल स्पीच लेवल्स बना रखे हैं। ये बोल रखा है कि जो फॉर्मल बोलते हैं ना, जो फॉर्मली जो बोल रहे हैं, जो अच्छे से बात करें, वो रिच पीपल होंगे। एक तरह से सोसाइटी को बांट रखा है उस हिसाब से ना, ये तो गलत बात है वैसे, बट ऐसे इन्होंने कर रखा है इन लैंग्वेजेस में कि अगर आप बहुत
फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदी बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं अच्छे से, तो आप क्या मानोगे कि आप क्या सोचोगे, आपके अंदर थिंकिंग आएगी कि तो बड़ी फैमिली से या रिच फैमिली से, ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जो सिटी से आते हो। बट अगर आप हरियाणवी में इस हिंदी को ट्रांसलेट करके बोलोगे तो आपको, आपके अंदर क्या थिंकिंग बनेगी सामने वाले के लिए कि वो तो आई थिंक ये गांव से आता है, तो उसकी सोशल हायरार्की को रिफ्लेक्ट करती हैं ये लैंग्वेजेस। आप कितने पोलाइटनेस से बोल रहे हो, आप कितने हार्ड या रिजिड वे से बोल रहे हो, तो ये आपकी सोशल हायरार्की को रिफ्लेक्ट करती है। उसके बाद है लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लैंग्वेज। तो लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस रिलाई ऑन रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा होता, अगर ओरली ही किसी ने बोल दिया होता तो क्या हम मानते? नहीं मानते, क्योंकि वो कुछ लिखा नहीं हुआ है ना। अगर जो चीज़ आपको लिखी हुई मिल जाए तो एज अ प्रूफ आपके काम आ सकती है ना, प्रूफ आपके काम आ सकती है। सो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस में, जो रिटन होती है और स्पोकन भी होती है, ओके, दोनों ही तरह की, ताकि हम लॉज को लागू कर सकें, एनफोर्स कर सकें और इंटरप्रेट कर सकें। मतलब उसमें अगर कुछ चेंज करना है, कुछ देखना है कि कुछ चेंज की ज़रूरत है, तो आप वो कर सको। उसके बाद है लैंग्वेज एंड सोशल इंटीग्रेशन। तो लैंग्वेज और सोशल इंटीग्रेशन कैसे है? लैंग्वेज क्रिएट शेयर्ड मीनिंग। तो लैंग्वेज क्या क्रिएट करता है? शेयर्ड मीनिंग क्रिएट करते हैं, यूनाइटिंग पीपल इनटू कम्युनिटीज एंड नेशन। की हम अगर दूसरे लैंग्वेज के लोगों से मिलेंगे तो ज़रूर हम मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस तरह से कि हम उनकी लैंग्वेज भी सीख पाएँ। हम उनसे पूछेंगे कि आपके लैंग्वेज में आम को क्या बोलते हैं, आपके लैंग्वेज में ग्रेप्स को क्या बोलते हैं। तो ऐसे करके हम एक तरह से यूनाइट करने में भी हेल्प करती है लैंग्वेज, सोशल इंटीग्रेशन करने में भी। सो मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़ जो होती हैं वो एनकरेज करती है कल्चरल डाइवर्सिटी को। मतलब कल्चर जो है वो एक्सचेंज होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है अगर आप मल्टीलिंगुअलिज्म हो, मतलब आप मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे हर तरह की या फिर मोस्टली दो या दो से अधिक भाषाएं जहाँ पे बोली जाती हैं। अगर आप ऐसे सोसाइटी में रहते हो तो आपकी कल्चर डाइवर्सिटी जो है वो एनकरेज एनकरेज करती है, उसको बढ़ावा देती है। और फिर बट में फेस चैलेंजेस इन नेशनल आइडेंटिटी। बट आपकी जो नेशनल आइडेंटिटी है उसमें भी कुछ चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं अगर आप मल्टीलिंगुअल हो, कि आप एक तरह से आप कोई भी भाषा जो है ना, आप हिंदी अच्छे से बोल पा रहे हो, ना आप इंग्लिश अच्छे से बोल पा रहे हो, ना ही आप फ्रेंच अच्छे से बोल पा रहे हो, तो आप एक तरह से कंफ्यूज हो जाते हो इसमें ना। आप अपनी नेशनल आइडेंटिटी को अच्छे से दर्शा नहीं पाते कि आप कौन सी नेशन से हो, ओके, कौन सी कंट्री से हो। उसके बाद है कॉलोनियल हिस्ट्री। तो कॉलोनियल हिस्ट्री क्या रही है? हैज़ लेफ्ट लिंग्विस्टिक इम्प्रिंट्स। तो कॉलोनियल हिस्ट्री में क्या रहा है? जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो उसमें लिंग्विस्टिक इम्प्रिंट ज़्यादा है, मतलब जो लिखी हुई चीज़ें, इंग्लिश इन इंडिया, फ्रेंच इन अफ्रीका। तो हमें ये देखने को मिलता है जो कॉलोनियल हिस्ट्री थे, यूरोपियंस थे, उन्होंने इंडिया में किसका प्रभाव छोड़ दिया? इंग्लिश का प्रभाव छोड़ दिया। और अफ्रीका में हमने देखा कि अफ्रीका में फ्रेंच, है ना। तो ऐसे ऐसी कंट्रीज जहाँ पे वो लैंग्वेज इंडिजीनियस है ही नहीं, वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा हमें प्रभाव देखने को मिलता है। शेपिंग मॉडर्न आइडेंटिटी, जिससे जो उनकी आइडेंटिटी है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है ना। इंडिजीनियस जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, और जो उनकी मॉडर्न आइडेंटिटी है, मतलब नई आइडेंटिटी है, वो क्रिएट हो जाती है, ओके, इसमें। उसके बाद है लैंग्वेज इवोल्यूशन एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो लैंग्वेज इवोल्यूशन कैसे और कल्चरल एक्सचेंज चेंज में कैसे हेल्प करती है? लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजी, एज कल्चर इवोल्व सो डू देयर लैंग्वेज। जैसे ही कल्चर चेंज होता है ऐसे ही उनकी लैंग्वेज चेंज होती है ना। जैसे आपके बोलने, जैसे आप कहीं दूसरे स्टेट से हो या फिर दूसरी कंट्री से हो, ऐसी आपकी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी ना। चेंजेस इन लैंग्वेज रिफ्लेक्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो ये भी दर्शाती है कि उधर कितनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है ना। ग्लोबलाइजेशन कैसा है, मतलब आप निर्यात आयात कैसे करते हो, आप दूसरी कंट्रीज के साथ कितने इंटीग्रेट तरीके से रह रहे हो, है ना। तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी रिफ्लेक्ट करती है हमारी लैंग्वेज। डिजिटल कम्युनिकेशन, टेक्सटिंग, इमोजीज, मीम्स हैज़ ट्रांसफॉर्म लैंग्वेज यूज़। कि अब जो हमने देखा है डिजिटल कम्युनिकेशन, जो हम व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, है ना, ये सारी चीज़ें करते हैं, फेसबुक के थ्रू, तो हम इसमें मोस्टली आप देखते हो जब आप टाइप करते हो तो टाइपिंग में भी बिल्कुल शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हो। टाइपिंग से अच्छा आप क्या यूज़ करने की कोशिश करते हो? फॉर एग्जाम्पल आपको हंसी आ रहा है, अब हंसी के लिए हे तो यूज़ नहीं करोगे ना, आप क्या करोगे? इमोजीज को यूज़ करोगे। तो डिजिटल कम्युनिकेशन जो है उसने लैंग्वेज के यूज़ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी और मशीन ट्रांसलेशन ने भी मल्टीलिंगुअल इंटरेक्शन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क डाला है, असर डाला है। मतलब गूगल ट्रांसलेट आने की वजह से एक तरह से गैप भी क्या होता है, कम होता है लैंग्वेज को समझने का, है ना। आप ट्रांसलेशन के ज़रिए बहुत अच्छे से दूसरी लैंग्वेज को भी समझ सकते हो। तो
इसने इम्पैक्ट डाला है हमारे मल्टीलिंगुअल इंटरैक्शन पे कि आप दूसरी भाषा भी आसानी से समझ सकते हो। आफ्टर दैट इज़ लैंग्वेज एक्सटिंक्शन एंड रिवाइवल। तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी हैं जो एक्सटिंक्ट हुई हैं, जो ख़त्म हुई हैं, है ना? कुछ जो ख़त्म हुई हैं। सो ग्लोबलाइजेशन हैज़ एंडेंजर्ड थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज। कि ग्लोबलाइजेशन की वजह, वैश्वीकरण की वजह से हमें क्या देखने को मिला है? थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज एंडेंजर्ड हुई है, मतलब ख़त्म होने के कगार पे हैं या ख़त्म हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इफेक्ट डालता है कि इंग्लिश पे ज़्यादा जोर डालते हैं कि इंग्लिश एक तरह से मेन लैंग्वेज होनी चाहिए बोलने की हर कंट्री में। तो सब लोग उसी पर उसी तरफ जा रहे हैं ना, तो उनकी जो खुद की लैंग्वेजेस हैं उसको वो एक तरह से एंडेंजर्ड हो रही है ना। तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? सो एज डोमिनेंट लैंग्वेज प्लेस रिप्लेस इंडिजीनियस लैंग्वेज। जो डोमिनेंट लैंग्वेज होती है, मतलब जो जिनका ज़्यादा महत्व होता है, वो रिप्लेस कर देती है वहाँ की इंडिजीनियस लैंग्वेज की। वहाँ के जो इंडिजीनियस लोग हैं आदि, जो वहाँ के इंडिजीनियस पीपल हैं, एक तरह से बोल सकते हो, जो वहीं के हैं, जो रीजनल पीपल हैं, उनकी जो लैंग्वेज है उसको रिप्लेस करके। सो एफर्ट टू रिवाइव डाइंग लैंग्वेज। तो अभी एफर्ट्स चल भी रहे हैं, जैसे हमारी कंट्री में भी, इंडिया में भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो ज़रूरी कर दी गई हैं, मतलब 8 शेड्यूल में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में। सो कुछ लैंग्वेजेस हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितनी लैंग्वेजेस को शामिल किया हुआ है। इसमें इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, संस्कृत भी आती है ना? तो ऐसे ही बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है। आप मुझे बताना कि कितनी लैंग्वेजेस हैं, ताकि जो ये लैंग्वेज है वो बची रहे। और भी लैंग्वेजेस को एक तरह से रिवाइव करने का प्रयास चल रहा है। यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जैसे हैब्रू जो है, हैब्रू लैंग्वेज जो है वो एक तरह से इज़राइल लैंग्वेज है, जिसको इन्होंने क्या करा है, रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोरी लैंग्वेज है नेटिव पीपल ऑफ न्यूजीलैंड की। सो दिस डेमोन्स्ट्रेट द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर आइडेंटिटी। क्योंकि हम अगर मोरी जो लैंग्वेज है नहीं रहेगी, वो भी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, तो उनकी आइडेंटिटी भी एक तरह से चेंज हो जाएगी ना। तो आइडेंटिटी भी चेंज हो जाएगी, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी भी नहीं रहेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें। सो ये पढ़ा आज की क्लास में हमने, है ना। किसके बारे में पढ़ा? हमने लैंग्वेज इवोल्यूशन एंड कल्चर के बारे में पढ़ा, लैंग्वेज एज रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर के बारे में पढ़ा, लैंग्वेज एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोसाइटी के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, और हमने देखा कि जो रिवाइव डाइंग डाइंग लैंग्वेजेस हैं, हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं। जैसे हमारी संस्कृत लैंग्वेज है, उसको कैसे रिवाइव कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। अब तो बहुत ही कम लोग इसको बोलते हैं, जो ऑलमोस्ट जो संस्कृत का कोर्स कर रहे हैं, जो संस्कृत में पीएचडी कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं, वो ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, है ना। तो हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं उन लैंग्वेजेस को, तो इन सब पे स्टेप्स लिया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास। देख लिया हमने कि क्या पढ़ा है, और अगर कुछ समझ ना आया हो, तो कोई कंफ्यूजन रह गई, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब टू इजी पथ एजुकेशन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, and also share the video to others who are doing ITEP course. Thank you so much students for watching the video. Okay, take care, bye.